जमीन की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इंसानी जान इतनी सस्ती हो गई है कि इसे 2 गज जमीन के लिए मिट्टी के चिराग की तरह फूंक मारकर गुल कर दिया जाता है। शहरों में कई ऊंची ऊंची रिहायशी इमारतें हों या शॉपिंग मॉल, अपनी तामीर से लेकर तकमील तक कई मजदूरों का खून चूसते हैं और कई मालकान कोर्ट कचहरी में उनके मुकदमात लड़ते लड़ते मर जाते हैं। लेकिन इन इमारतों को कोई फर्क पड़ता है और ना इसमें रहने वालों पर कोई असर होता है। शायद इसलिए कि मौजूदा दौर तक पहुंचते पहुंचते इंसान ने वो सारी अच्छी बातें भुलाना शुरू कर दी हैं जो माल और दौलत का दर्ज कम और इंसानियत का एहतराम ज़्यादा सिखाती थी। इस लालच और हवस को उस वक्त ज़्यादा हवा मिलती है जब एक ही धरती पर रहने वाले कुछ लोग तो करोड़ों की जायदाद बनाने के बाद भी इस तगदौ में लगे रहते हैं कि उन्हें करोड़ों के कारोबार को अरबों के बाद खरबों तक पहुंचाना है, और दूसरी तरफ कच्चे मकानों में रहने वालों के पास इतने पैसे भी ना हो कि वो घर की दीवारों पर पक्की छत डलवा सके। खून सफेद हो जाए तो आंखों पर लालच की पट्टी बन जाती है। कभी बेटा बाप को, कभी बाप बेटे को कत्ल कर देता है, कहीं भाई बहन का और कहीं भाई भाई का गला काटने की कोशिश करता है। शायद इसीलिए कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लाहौर में एक नौजवान ने चचा पर गोलियों की बौछार कर दी और एक तलाक याफ्ता खातून को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसका शुबा उसके अपनों पर ही किया जा रहा है। आइए जानते हैं ये मोहब्बत की तरह जब दौलत का जादू या लालच सर चढ़कर बोलता है तो क्या गुल खिलाता है। मुगलपुरा के इलाके गंज बाजार के रहायशी नौजवान फयाज उर्फ बाऊ जट का अपने चचा जवेद के साथ आबाई हवेली की मलकियत का तनाजा चल रहा था और कई बार उनका झगड़ा भी हुआ। खानदान वाले और मोहल्लेदार उनके दरमियान बीच बचाव करवाते रहते थे। एक रोज जावेद अपने मोहल्लेदार इफ्तिखार की मिट्टी के बर्तनों की दुकान पर बैठा गपशप में मसरूफ था। उसका मुलाजम अलियास भी पास ही बैठा था कि अचानक फयाज उर्फ बाऊ जट असला लेकर वहां आ गया और जावेद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। भतीजे ने फायरिंग तो चचा पर की, मगर उसकी जद में 2 बेगुनाह अफराद आ गए, जिसके बाद मौत ने बाजार से घर की दहलीज तक जावेद का ताक़ुब किया। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। देखते हैं ये सब कुछ कैसे हुआ। फयाज जैसे ही असला लेकर वहां आया और फायरिंग शुरू की, जावेद ने वहां से दौड़ लगा दी। बंदूक से निकली गोलियों को दुकानदार इफ्तिखार और मुलाजम अलियास हदफ के तौर पर मिल गए, जो के मौके पर ही हलाक हो गए। उसका चचा था बाऊ जट का, उसका नाम जवेद उर्फ भोला जट था। वो इनके पास दुकानदार के पास बैठा हुआ था। जब बाऊ जट इधर से आया गली से, उसने देखा कि तीनों बैठे हैं। उन्होंने पहले ये दुकानदार को फायर निकाला है, फायर निकाल के फिर वो दूसरे आदमी उसको मारा है और फिर चचा को मारा है। चचा को फायर एक लगा, फिर वो भाग गया अंदर की तरफ। जब अंदर की तरफ भागा उसने फिर फायरिंग की है। ये जो जुल्फकार और निक्का है, ये तो मौके पे मर गया ना। जबकि जावेद जख्मी हालत में वहां से भागता हुआ अपने घर पहुंच गया। फयाज ने उसका पीछा किया और मुसलसल गोलियां चलाता रहा, मगर जावेद बच गया, जिसके बाद मुलजम फरार हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जावेद और फयाज के दरमियान खानदानी हवेली के हिस्से का तनाजा चल रहा था। मुलजम को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फयाज नाम का लड़का जो है उसका अपने चचा जवेद के साथ एक हवेली है, उनकी खानदानी मुश्तरका हवेली है, उसका तनाजा था और किसी किस्म के कब्जे की कोई कोशिश नहीं है। जो पहले मिसलीड हुआ है कि कब्जे की कोशिश हुई है या कब्जे के दौरान ये वाक़या हुआ है, हालांकि इस तरह नहीं है। यहाँ पे फयाज का चचा जो है जवेद बैठा हुआ था दुकान के ऊपर और दुकानदार जो है इफ्तिखार और दुकानदार के साथ एक मोहल्लेदार अलियास बैठा हुआ था। तो फयाज और बाऊ ने आके फायरिंग कर दी है चचा के ऊपर और वही फायर जो है वो दुकानदार और मोहल्लेदार को भी लगा है। वो उन दोनों की डेथ हो गई है और उसका चचा जो है वो अभी शदीद जख्मी हालत में ज़ेर इलाज है सर्विसेज हॉस्पिटल। हमने रेडिंग पार्टीज तश्कील दे के रेड्स कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है जल्द से जल्द जो है मुलजम को गिरफ्तार कर लिया जाए। जावेद के घर वालों ने कातिल के बारे में क्या कहा? क्या वाकई वो जराइम में मुलव्विस था या सिर्फ जायदाद का तनाजा था? जावेद की बहन रजिया का कहना है
कि मुलजम फयाज जट अपने कारिंदों के साथ मिलकर इलाके में मनशियात फरोख्त करता है। उसने नाहक उसके भाई पर गोलियां चलाईं, जिससे वो जख्मी हो गया, जबकि 2 अफराद अपनी जान से चले गए। 3-4 लोगों के साथ बाहर बैठे थे, रोजाना बैठते थे नमाज पढ़ने के बाद शाम वहाँ पे। तो वो आया, आते सार उसने फायर किया, जो वहाँ पे लोग बैठे थे उन दोनों को भी मारा है। भाईजान भागे हैं, जैसे ही वो भागे उसके पीछे वो फिर गन लेके आए, वीडियो है हमारे पास। उसके पीछे भागते हुए दरवाजे में आए वो बंदे, तो दोनों मर गए हैं और ये भी अभी आईसीयू में है। ये नजायज है, मंशियात बेचते हैं, चरस बेचते हैं, शराब, इनके घर में गन्ने, जुआ घर में बिठाते हैं, इनकी औरतें मुसलमान है, सारा कुछ है। पुलिस के पास अभी पिछले दिनों भी रिपोर्ट हुई है, एक पुलिस वाले को भी इन्होंने फायर मारे हैं। इनकी मंशियात इतनी ज्यादा बिकती है, पूरे मोहल्लों को पता है, हर बंदे को पता है। जायदाद के पीछे पड़े हैं, नजायज कब्जा किया है, ताले लगाए, इनकी 6 बच्चियां हैं, इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत गलत किया है, बच्चियां सोई हुई थी, मासूम बच्चियां हैं। जावेद और मकतूलीन के उर्सा ने मुतालबा किया है कि मुलजम और उसके साथियों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुंचाया जाए और उन्हें तहफ्फुज़ भी फराहम किया जाए। लाहौर के इलाके गड़ी शाहू में ही 55 साला मुतल्लिका खातून भी घर की दहलीज पर मोटरसाइकिल सवारों की गोलियों का निशाना बन गई। क्या ये दुश्मनी का नतीजा था या खातून को किसी और वजह से कत्ल किया गया? गडिशो के इलाके में फरीदा बीबी अकेली ही रहती थी। वो घर के दरवाजे पर खड़ी थी। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार वहां आए, जिन्होंने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार हो गए। खातून मौके पर ही जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। नहीं, मैं खुद मौका पे गया था, जो ही कॉल हुई है एसएस साहब भी मौके पे पहुंचे, मैं मौका पे पहुंचा हूँ। ये घर से निकली थी और बाहर गली में ही उस वक्त इनके घर के सामने कुछ दुकानें बन रही हैं, मिस्त्री मजदूर लगे हुए थे। दिन का टाइम है, तकरीबन 2-2:30 बजे का। और कोई पैदल आया, उसने पीछे से फायर किया, पीछे सर को फायर लगा पीछे से। तो किसी ने इसको ना रोका और ना मज़ामत हुई है। तो जब मौके पे गए तो चूँकि ये 50-55 साल की औरत है, इसकी शादी नहीं हुई और ये जिस घर में रह रही है ये मुकम्मल 6-7 महल्ले का काफ़ी अच्छा घर है और ये उसकी मालिक है। चूँकि पीछे एक कमरे में खुद रह रही थी, डबल स्टोरी घर है, नीचे किराएदार है, ऊपर इसका एक भाई रहता है, इसके 6 भाई हैं। मकतूला के भाई मोहम्मद इजाज के मुताबिक उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमलावर डाकू थे जिन्होंने रकम छीनकर उसकी बहन को मार डाला। सिस्टर थी मेरी, डकैती की जहमत की वजह से ये कत्ल हुई। 2 बंदे आए हैं, डकैती के दौरान उन्होंने जहमत पे गोलियां मार दी और पैसे छीन के ले गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस के मुताबिक वाकया डकैती मजामत पर नहीं हुआ, बल्कि जायदाद के तनाजे पर हुआ है। वुरसा उसके भाई अरशद के खिलाफ दरख्वास्त दे रहे हैं। उससे मकतूला का प्रॉपर्टी का तनाजा चल रहा था और वो वहाँ देखा भी गया है। प्रॉपर्टी की का उधर बता रहे थे कि वो इनका चल रहा है, कि वो इसे कह रहे थे कि हमें हिस्सा दें या हमें कुछ ना कुछ हमें मिलना चाहिए। तो उसी बेस पे कहते हैं कि एक भाई जिसका ज़्यादा चपकलश थी वो उधर किसी ने देखा है और उसी को ही वो नामजद दूसरे कर रहे हैं, दूसरे भाई। तो इनका आपस का मामला था और कोई आसानी है, मज़ामत वगैरह तो हुई नहीं। वो जब उधर गिरी है तो उसके हाथ में सब कुछ था, मोबाइल। बाकी जो मदई कह रहे हैं उसके मुताबिक कार्रवाई हो रही है और मदईयों का यही कहना है कि हमारा वो जो भाई है अरशद नामी, उसने ये सब कुछ किया। बाकी तफ्तीश में इंशाल्लाह क्लियर। तो मदई हैं, इसके वारिस तो सारे ही हैं और एक भाई जो है वो उनका मोहम्मद अरशद, उसके खिलाफ जो है ना एप्लीकेशन दे रहे हैं कि उसको उधर देखा गया, उसी ने ही ये सब कुछ किया है। तो उसी से ही पहले इसका तनाज़ा भी बातचीत चल रही थी। तो वजह वही प्रॉपर्टी है, बाकी कोई मज़ामत वाला उस तरह का मामला नहीं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मुलजमान का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि उर्सा का मुतालबा है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन इशफाक बासी के साथ आमिश आजाद, समा, लाहौर। जमीन की खातिर जान देने और लेने वाले तो बहुत होते हैं, मगर जमीन की तारीख से वाकिफ नहीं होते जो सदियों से अपनी जगह पर कायम है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके हुसूल के लिए कोई एक दूसरे के साथ लड़ता है या पुरअमन जिंदगी बसर करता है। ये तो खुद इंसानों के सोचने समझने की बात है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद।
कहते हैं अंधे कत्ल की वारदात कभी छुपती नहीं और कातिल आखिरकार सामने आ ही जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी को सरेआम कत्ल करने के बाद छुपने या भागने से कोई कातिल अपने आप को कानून के शिकंजे से नहीं बचा सकता। सराय आलमगीर के इलाके में मामूली सी तल्ख कलामी और झगड़े के बाद भांजे ने अपने मामू को 16 साल पहले कत्ल कर दिया था और फिर शहर शहर और मुल्क मुल्क छुपता फिरता रहा। देखते हैं ये मुल्जिम इतने अरसे तक पुलिस की नजरों से कैसे ओझल रहा और आखिरकार कैसे गिरफ्तार हुआ। जुलाई 2004 में नदीम नामी शख्स जेहलम जाने के लिए सराय आलमगीर बस स्टॉप पर खड़ा था। उसके ताकुब में सदाकत नामी शख्स था जिसके पास पिस्तौल भी था। सदाकत ने इस पर पिस्तौल से फायर किया जिससे वो जख्मी हो गया। ये 7 जुलाई 2004 को वक़ुआ हुआ था। यहाँ पे जो बस स्टॉप है सराय आलमगीर, वहाँ पे नदीम नाम का आदमी था। यहाँ पे वो खड़ा था, फिर बस पे सवार होकर वो जेहलम जाने के लिए निकला था। तो साथ में जो कातिल था उसने पिस्टल का एक फायर मारा और वो बंदा वहाँ पे गिर गया और जख्मी हो गया। आज से तकरीबन 16 साल पुराना एक वक़ुआ है। थाना सराय आलमगीर सदर की हदूद में बस स्टैंड के पास एक मोहम्मद नदीम नामी नौजवान था जिसको फायरिंग करके जो है वो शदीद जख्मी कर दिया गया। सदाकत अली नदीम को गोलियां मारने के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने नदीम के वुरसा की दरखास्त पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर नदीम बाद अज़ां जाँ बहक हो गया, जिसके बाद मुकदमे में कत्ल की दफा शामिल कर ली गई। उस पे फिर मुकदमा दर्ज हुआ थाना सिटी सराय आलमगीर में। ये सेक्शन 324 के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ था। 324 होती है अटेम्प्ट टू मर्डर, किसी को कत्ल करने की कोशिश करना। तो वो मुकदमा जब दर्ज हो गया तो बंदा हॉस्पिटल चला गया और वहाँ पे शाम को फिर वो एक्सपायर हो गया। फिर वो उसी जो FIR में 302 जो अमेंडमेंट हो गई थी, 302 सेक्शन लग गया था। मोहम्मद नदीम को इलाज मुआवजे की गर्ज से मुकामी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। वहाँ पर वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया और उसके बाद जो है ये कत्ल का जो मुकदमा है यह थाना सदर सराय आलमगीर में 7 जुलाई 2004 को दर्ज हुआ। मुल्जिम सदाकत अली इस वारदात के बाद मौके से फरार हो गया था और फिर क्वेटा, वहां से ईरान, तुर्की और फिर यूनान चला गया। लेकिन इस अरसे में पाकिस्तान भी आता जाता रहा। इसके बावजूद कभी पकड़ा नहीं जा सका। अब वो घरों में ड्राइवर की मुलाजमत करने लगा था। गुजरात की ज्यादातर आबादी कानूनी या गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुकीम है और वो यहाँ पर मौजूद अफराद को भी बुलाते रहते हैं। अक्सर मुकदमात के मुल्जिमान वारदात करने के बाद गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क फरार हो जाते हैं, जिनमें से अक्सर के रेड वारंट जारी कराए जा चुके हैं। ये जी डिस्ट्रिक्ट गुजरात का एक फिनोमिना है कि यहाँ पे आपको पता बहुत ज़्यादा लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी और यहाँ पे ये एक मामला या कल्चर आप कहने के रहा है। लोग गैर कानूनी तरीके से वाया ईरान और तुर्की यूरोप जाते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये मामलात रहे हैं। तो जैसे ही कोई कत्ल की वारदात या कोई हीनियस क्राइम होता है उसमें भी जो मुल्ज़मान की कोशिश होती है बहुत सारे के इस तरह का रास्ता लें। इस वक्त भी हमारे 200 से ऊपर जो हैं कत्ल के जो इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं वो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से यूरोप में पनाह ली है। उसमें अभी तक पुलिस ने तकरीबन कोई 160 के करीब जो है रेड वारंट लोगों के इशू करवाए हैं और 48 के करीब जो हैं वो अंडर प्रोसेस हैं। बेसिकली जो मोटिव इसके पीछे हमें नजर आया ये मर्डर का, वो तो बेसिकली जायदाद का तनाज़ा था इनका और इसी तनाज़े के सिलसिले में इस वक़ुआ से 2-3 दिन पहले इनका आपस में झगड़ा भी हुआ। मुल्ज़िम सदाकत ने जब ये वारदात की तो मौका से फरार हो गया था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि नदीम की मौत वाक़या हो चुकी है तो वो क्वेटा से ईरान, वहाँ से तुर्की और फिर यूनान चला गया। वो पाकिस्तान आता जाता रहा मगर पुलिस के हाथ न लग सका। 16 साल के बाद पुलिस ने उसकी एफर्ट की और उसको फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया। छोटी सी मामूली सी बात के ऊपर झगड़े के बाद इसको कत्ल करने के बाद जब वो फरार हुआ तो पुलिस ने इसको जो है इसका पीछा किया, इसके रेड वारंट्स इशू करवाए वहाँ से। और जब इसकी इंटेरोगेशन की तो बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आए कि उसने बताया कि वक़ुआ के फौरी बाद वो रुपोश हो गया था, फरार होकर वो कोयटा पहुँचा। कोयटा से वो डंकी लगाकर, डंकी कहते हैं गैर कानूनी तरीके से,
वो टर्की चला गया, उसके बाद फिर वो आज़ाद कश्मीर आ गया और वहाँ पे उसने शादी कर ली और काफ़ी अरसा वहाँ पे बतौर ड्राइवर काम करता रहा। तो दौरान मफरूरी इसने जो इंकशाफ किया वो ये था, बड़ा हैरान कुन था, वो ये था कि ये कहता है जी मैं बैरून मुल्क चला गया था यूनान, बगैर किसी पासपोर्ट के, बगैर किसी आईडी के। जदीद तफ्तीशी निज़ाम के तहत पंजाब में मुल्जिमान का डेटा पुलिस की ऑनलाइन ब्रांचेस में शेयर कर दिया जाता है और होटल्स में आने जाने वालों का रिकॉर्ड भी इन ब्रांचेस में रोजाना पहुंच जाता है, जिसकी वजह से किसी भी मुल्जिम की मालूमात फौरी तौर पर मुतालिका पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती हैं। सदाकत के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो रावलपिंडी के एक होटल में आया तो उसकी मालूमात मुतालिका पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई और मुल्जिम 16 साल बाद गिरफ्तार हो गया। पंजाब पुलिस की जानिब से होटल आई के नाम से एक एप्लीकेशन मुतारिफ कराई गई है, जिसमें पंजाब भर के मुल्जिमान की तफसीलात मौजूद हैं, जिसके तहत मुल्जिमान के बारे में मालूमात मिल सकती हैं कि उन्होंने किस होटल में कितना क़याम किया। अभी जो है ये 1 दिसंबर को ये इस्लामाबाद में गए, होटल में इसने कमरा लिया है, तो हमारी एक एप्लीकेशन होती है होटल आई, उसमें ये बंदा डिटेक्ट हो गया। सदाकत अली 16 साल बाद एक मर्तबा फिर पाकिस्तान आया तो रावलपिंडी के एक होटल में उसने क़याम किया। उसके नाम के इंदराज के साथ ही पुलिस को उसके हवाले से मालूम हो गया, जिसके बाद मुतल्लिका पुलिस को आगाह कर दिया गया। सराय आलमगीर की पुलिस ने इत्तला मिलने पर रावलपिंडी का रुख किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस तरह ये मुल्जिम 16 साल बाद कत्ल के इल्जाम में पुलिस के शिकंजे में आ गया। तो पुलिस ने न सिर्फ इसके रेड वारंट इशू करवाए, मुख्तलिफ अपने जो टेक्निकल और जो हमारी जो दीगर जो तरीका है तफ्तीश है, रवायती तरीका है तफ्तीश, उससे इनके तमाम ठिकानों तक पुलिस पहुंची, इसका पीछा करती रही और मुसलसल एफर्ट के बाद ये 16 साल पुराना जो है इश्तिहारी पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। मैं समझता हूँ कि अगर पुलिस नेक नीति से एफर्ट करे तो जो खून है वो ज़रूर रंग लेके आता है और ज़रूर जो है इंसाफ के जो है वो तकाजे उसको पूरा करने में मदद मिलती है। सदर सराय आलमगीर पुलिस ने DSP सराय की क़यादत में बड़ा ही अच्छा काम किया। पुलिस पहले भी मेहनत कर रही थी, इसमें ज़्यादा मेहनत की, साइंटिफिक तरीके जो है उनको कार लाया, इसको जो है वो ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया। ये बंदा इसी दौरान जब ये इश्तिहारी था, इसने शादी भी की थी और इसके बच्चे भी पैदा हुए, तो उन तरीकों को इस्तेमाल करते हुए साइंटिफिकली पुलिस ने मेहनत करके स्पेशल टीम हमने बनाई थी, टीम की, उसने मुख्तलिफ जगह पे रेड्स किए और फिर बिलाखिर इसको गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं कत्ल कभी छुपता नहीं और कत्ल का मुल्जिम कभी अपनी सजा से बचता भी नहीं, चाहे वो कहीं भी चला जाए। सदाकत अली की 16 साल बाद कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तारी इसी बात की गवाही दे रही है। बिलाशुबा ये पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, गुजरात। पुलिस की तफ्तीश के जदीद निज़ाम की वजह से बहुत सारे मुल्जिमान बर वक्त गिरफ्तार होने लगे हैं। यहाँ तक के पुराने मुकदमात में भी ये निज़ाम काफ़ी मददगार साबित हुआ है। कत्ल के मुल्जिम की 16 साल बाद गिरफ्तारी भी इसी जदीद तफ्तीशी निज़ाम की वजह से ही मुमकिन हो सकी। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।